हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में मैं 70 तक का क्वेश्चन करवा चुका था। ये बायोलॉजी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 का है। और वैसे ही आज मैं 71 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ये टोटल 50 पेज है, ये पूरा लूसेंट बायोलॉजी का, लेकिन ये पार्ट 2 है अभी। तो चलिए आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक जीव सभी चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन है नील हरित शैवाल, राइजोबियम स्पीशीज, कवक मूल कवक या एजेटोबैक्टर। बताइए आंसर बताइए। तो यहाँ मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ आंसर है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, तो यहाँ नील हरित शैवाल की यहाँ बात की जाए तो नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है। क्या है? जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। नील हरित कार्य कई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन पूर्ति कराता है। मतलब धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यह जैविक खाद नत्रजनधारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है, जो धान के फसल को न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि उस धान के खेत में नील हरित शैवाल के अवशेष से बने सेंद्रीय खाद के द्वारा उनकी गुणवत्ता व उर्वरता कायम रखने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो यहाँ आपका आंसर कैलोरेला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैलोरेला से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक यह खोज कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैसे कृत्रिम उपायों द्वारा शैवालों से निकालकर औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाए। यह कहा जाता है कि अन्न संकट को दूर करने में कोलेरेला नामक शैवाल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। निम्न है कि लाल सागर का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका आंसर होगा शैवाल के कारण लाल रंग। हाँ, तो हम यहाँ थे कि लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। तो बात की जाए शैवाल की, तो शैवाल ट्राइकोडिसिलियम इरिथियम नामक नीली शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैरती है और यह सागर को लाल रंग प्रदान करती है। इसी कारण सागर को लाल सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? तो एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? तो शैवाल से तैयार किया जाता है। अब बात है कि एगार एगार क्या है? तो एक खाद्य शैवाल ही है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? क्या इसका आंसर होगा फंजाई होते हैं। कवक या बोलो चाहे फंगस बोले या फंजाई, एक ही हो गया। तो जीवों का एक विशाल समुदाय है। और क्या आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए आंसर बताइए। तो एक बनी होती है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन व अब आते हैं नेक्स्ट है कवकों के द्वारा रिजर्व मतलब संचित भोज पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? आपका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में, तेलकाव के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन की बात किया जाए तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज एक बहुउद्देशीय पॉलीसैकेराइड है जो मनुष्य, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अब आते नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं क्या? तो कुछ होना नहीं है, विविध पोषी होते हैं।
कि सभी कवक पर्ण रहित विहीन होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि विविध पोषी होते हैं। यह संवहन उत्तक रहित होते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है कवक की। अब आते हैं माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कब कोश होता है, हटा दीजिए। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है कि गोवर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, बताइए। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्रोपोफिलस। क्या कहते हैं, क्रोपो, यहाँ होगा, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा, क्रोपोफिलस होगा, ठीक है। और वृक्षों के छालों पर उगने वाले की क्रोटी और गोबर पर उगने वाले क्रोपो, तो क्रोपोफिलस हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो कवक में नहीं होता है, ये आपको पता ही होगा। कवक मतलब फंगस जीवों का एक विशाल समुदाय है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, बताइए। तो यहाँ आंसर होगा फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। नेक्स्ट है कि डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक क्या है, कौन है, तो डबल रोटी में काम आने वाला का नाम हो गया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, क्योंकि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक खमीर उपयोग में लाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में होता है। पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम की बात करें, पेनिसिलियम एक कवक है। चलिए इससे इजी था तो कोई बात बनती नहीं है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, चलिए बताइए। तो पेनिसिलिन की खोज क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बात कीजिए पेनिसिलिन तो एक व्यापक अवधि के रूप में एंटीबायोटिक दवाई का एक रूप है। और बात की जाए तो यह पहली बार 1928 में, कब, 1928 में, ठीक है, 28 में, सही है। हाँ, कलर चेंज कर दें क्या आपको लगता है, क्लिक कर देते हैं चेंज, कलर थोड़ा चेंज रहता तो मज़ा आता है। ये सही रहेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ बात कीजिए पेनिसिलिन की, तो यह 1928 में पेनिसिलिन की खोज हुई थी। और कौन खोजे थे, तो स्कॉटिश के एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजे थे। यहाँ बात हो रही है, उन्होंने पाया कि कवक में पेनिसिलियम नोटम ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की एक प्लेट को खोला था, तो इससे पता चला। चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आर्गोट किससे प्राप्त होता है, आर्गोट प्राप्त किससे होता है, तो क्लेविसेप्स से होता है, किससे होता है, क्लेविसेप्स से होता है। तो बात की यहाँ आर्गेट एक दवा है, बात क्या पूछे ना क्या है, तो क्या है ये एक दवा है। ये क्या है कि मांसपेशियों में संकोच होता है, इसलिए प्रसव के बाद असमान रक्त स्राव रोकने के लिए स्त्रियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, महिला को दिया जाता है। अधिक मात्रा में खाने पर यह तीव्र विष का गुण दिखाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है, तो मैं आपको उसमें बता दिया था, पेनिसिलिनिया क्राइसोजेनस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। वाई वाई वाई, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण, ये नहीं होगा।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट में काय का जनन होता है, ये मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा सा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और यह समय आने पर एक जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ये सब थोड़ा। और निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? बताइए, बताइए आप कौन सा है? म्यूकर, पेनिसिलियम, या एग्रिकस, या राइजोपस। इसका आंसर होगा ये एगेरी एगेरिकस मशरूम का एक फंगस। क्या है ये? क्या है? मशरूम है। ठीक, एक मशरूम है, यह एगेरिक प्रजाति के संबंध में है। और बात की जाए इसके खाद और जहरीले दोनों ही प्रकार के मशरूम होती है। क्या है? खाने लायक भी हैं, कोई कोई जहरीले भी होते हैं, ये जान जाइएगा। जहरीले होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। बात है क्या कि कोई लास्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट है कि LSD किससे प्राप्त होता है? तो चलिए कवक से प्राप्त होता है। अब और आप पूछेगा LSD है क्या? तो ये इसका बात करें तो इसका LSD का आपको चलिए फुल नेम बताते हैं। इसका फुल नेम क्या है? लिसर्जिक लिसर्जिक एसिड। ठीक है, थोड़ा पतला करना पड़ेगा लगता है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। एसिड क्या हो गया? डेथिलामेड। डेथियालामेड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बात की जाए इसका नाम है, और ये जो है ना फंगस में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। यह रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन पदार्थ है जो कि पानी और अल्कोहल में आराम से घुल जाता है। और क्या चाहिए इसके, इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक ये है किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। 44 में आते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये होगा 4 वॉक्समैन। अब आते हैं टीका रोग। टिक्का रोग किससे होता है? तो टिक्का रोग की बात करते हैं मूंगफली से होता है टिक्का रोग। मूंगफली, तो मूंगफली में लगने वाला एक सर्वाधिक खतरनाक रोग है ये टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग पर 2 कवकों को सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा एराचिरिकोला कवकों द्वारा होता है, जान जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? ये कवकों द्वारा ही होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो ये कस कर ठस भरे कवक है, ये वही कवक है। चलिए मशरूम क्या है? ये सब तो इजी आपको बता ही दिए थे, आप खाते भी होंगे। प्रथम युक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथेलिक फुट नामक बीमारी कवक। इस सब कवक से ही है जो मैं उठाया हूँ, कवक से संबंधित उठाया हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट है 101 कि निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी संबंध रखता है? तो आंसर इसका हो जाएगा माइकोराइजा। क्या हो जाएगा? माइकोराइजा। तो बात की जाए माइकोराइजा की, तो मैं एक कवक है और जो ये जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। एफ्ला विष किससे बनते हैं, बता सकते हैं आप? एफ्ला विष की बात करती है कवक से ही बनते हैं, एक विष की तरह है। नेक्स्ट है कि डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दिया था साइक्रोमाइसिस का, क्योंकि एक बार और भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए नहीं बता रहे।
अब आते हैं नेक्स्ट है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिध्वनिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, तो वास्तव में किसके सहजीवी साहचर है। तो ये सवाल और कवक के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक, तो ये लाइकेन है। बात कीजिए जीव वैज्ञानिकों के अनुसार लाइकेन थैलस एक प्रकार का सहजीविता का उदाहरण है। शैवाल द्वारा कवक को भोजन की आपूर्ति की जाती है, बदले में कवक के द्वारा शैवाल को सुरक्षा, जल, नाइट्रोजन वाले पदार्थ एवं खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं की इनकी वृद्धि पर फर्क पड़ता है। चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लिटमस किससे निकाला जाता है। पता है किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। आओ क्या, लाइकेन और लिटमस जल में घुलनशील है, पता ही होगा आपको, एक मिश्रण की तरह है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन मतलब लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब ये बैंगनी का रंग का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किससे हो गया। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है क्या? तो क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये मैं आज ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेड़ों की छाल, ये मैं हो गया था, कार्टिकोलस कहलाता है, आपको पता ही होगा। और कार्फोकोलस, अच्छा वो नहीं दिया ऑप्शन में, कार्टिकोलस कहलाता है। अब एक था कार्फोकोलस, आपको पता ही होगा, मैं बता दिया था, जो किस में होता है पता ही होगा आपको, गोबर की में जो होता है उसे कार्फो कहते हैं। चट्टानों के स्तरों को लाइकेन विकास को क्या कहते हैं आप बताइए। तो कुछ ने सेक्सी कोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्सी कोलस। नेक्स्ट है कि जापान के लोग किस लाइकेन के सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इंडोकार्पन, मतलब खाते हैं चाहे जो बोलिए, इंडोकार्पन को करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिर्गी की औषधि जो है किस लाइकेन से प्राप्त होता है। तब परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। परमेलिया तो मिर्गी एक तंत्रिका तंत्रीय विकार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। तो इसी में बात किया जाए तो परमेलिया सेक्सटिलिस मिर्गी की दवा के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट की वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर में उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटस को। नेक्स्ट है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, बताइए। तो ये भी वही है, ब्रायोफाइटस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है क्या, पता है आपको? सम्मिलित है लीवर, वर्ट एवं मॉस। ये चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? क्वेश्चन है आपका ये, बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है। तो आंसर होगा टेरिडोफाइट से। किससे? टेरिडोफाइट से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। तो ये आंसर होगा एजोला को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि पुनर्जीवन को गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। सिलेजीनेला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
तो लाइकोपोडियम क्या होगा, लाइकोपोडियम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं बताइए। तो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है ज़्यादा क्रोमोसोम। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है कि 121 क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधे से बीज बनते हैं, परंतु बीज नग्न रूप में प्रयोग पौधे पर लगे रहते हैं। तो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म जो एक नग्न बीज है। ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिससे बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या खुली नग्न अवस्था में होते हैं। यह दशा आवृतबीजी जो एंजियोस्पर्म वनस्पतियों में विपरीत होती है, जिन पर फूल आते हैं जिसकी फूलदार या असंपुष्टक भी कहा जाता है, और जिनके बीज अक्सर फलों के अंदर सुरक्षित होकर पनपते हैं। अनावृतबीजी वृक्षों का सबसे बड़ा उदाहरण कोणधारी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, ये क्वेश्चन था। जिम्नोस्पर्म सबसे लंबा है। जिम्नोस्पर्म का मेला किसे कहा जाता है, चलिए यही क्वेश्चन पे आते हैं। तो चिलगोजा को कहा जाता है। किसे, चिलगोजा को। चिलगोजा की बात करें तो ये पाइनस जिगार्डियन प्रजाति का होता है, सही बात बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म एक ऐसे पौधों को कहते हैं जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं बनाया जाता है। इसमें 900 प्रजातियाँ होती है। जान जाइए कितना प्रजातियाँ, 900 प्रजातियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है, बताइए। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है साइकस में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। किसमें, साइकस में। और क्या है कि जिम्नोस्पर्म है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है। अब बात के इसे साबूदाना करने आप लोग साबूदाना जो खाएंगे दूध में मिलाकर, साबूदाना का निर्माण इसमें किया जाता है। और इसके पत्तियों से आप झाड़ू भी बना सकते हैं बहारने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे बड़ा हो गया, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बताइए। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से। किससे, पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा पाइनस से प्राप्त, ये मैं आपको बता दिया था। नेक्स्ट है साबूदाना साइकस, ये तो आपको पिछले वाले में ही बता दिया था मैंने। अब आते हैं, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, बताइए। जिकंजो जो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। इस मैं ऐसे ही बता दूँ। विषाणु क्या है, कोशिकीय है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में बाद निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेत पौधा है। तो ये सब इजी सब हो गया, कवक, सवाल। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये कंप्लीट कर दिया मैंने। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा पार्ट लाऊंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब।